लेट्स डिस्कस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज, और उसमें अब आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं। हमें पढ़ना है न्यूटन का सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं। सो दिस इज आर्टिकल 5.5 न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। The first law refers to the simple case when the net external force on a body is zero। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, फोर्स भी ज़ीरो होगा। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रेफर्स टू द जनरल सिचुएशन व्हेन देयर इज ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। पर जब ये फोर्स ज़ीरो नहीं होगा तब सेकेंड लॉ का रोल सामने आता है। तो सेकेंड लॉ बात करता है जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा उसकी। इट रिलेट्स द नेट एक्सटर्नल फोर्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो जब फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आएगा, तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच जो रिलेशन होगा उसको एक्सप्रेस करता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो उसके लिए हमें मोमेंटम के बारे में जानना जरूरी है कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो फिजिकल क्वांटिटी है हम उसको समझेंगे। मोमेंटम पी, इसको हम दिखा रहे हैं वेक्टर पी से। ये बोल्ड लेटर है, मतलब वेक्टर फॉर्म। तो कैपिटल पी वेक्टर से मोमेंटम को दिखाएंगे ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एम एंड वेलोसिटी वी। बच्चों ये तो हुई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर फिजिकली हम समझें तो मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, ऐसा हम समझ सकते हैं। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। इस पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दिया करता हूँ। मान लीजिए एक कुत्ता है और एक घोड़ा है। कुत्ते का जो मास है वो है 20 kg, घोड़े का मास है 100 kg। तो अगर मैं आपको हिंट दूं, कंसेप्ट ये है कि किसी भी एक्सीडेंट में जब भी टक्कर होगी, एक्सीडेंट होगा, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि नुकसान कितना होगा, वो ना तो वेलोसिटी होता है अकेले, ना अकेले मास होता है। डिसाइडिंग फैक्टर होता है मोमेंटम, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ट्रक वाला अगर धीरे से चल के भी किसी को टक्कर मार देगा तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। साइकिल वाला बहुत तेज चल रहा है, टक्कर मारेगा, बहुत तेज स्पीड पे अगर टक्कर हुई तो नुकसान फिर से ज़्यादा होगा, भले वो साइकिल हो। यानी स्पीड अकेले नहीं डिटरमाइनिंग फैक्टर है, स्पीड के साथ मास का प्रोडक्ट। तो मोमेंटम इज़ द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। तो मेरे दिमाग में एक सीन जो है सेट हुआ है। एक फिल्म आई थी स्पीड 2, जिसमें एक जहाज़ जो है तट पे से होता हुआ, यानी समुद्र तट से इतना मोमेंटम, इतना स्पीड में होता था कि वो आगे तक घरों में घुस जाता था, निकलता हुआ समुद्र तट से इधर आगे तक मिट्टी में चला आता था, बिकॉज उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी। तो इट इज़ मोमेंटम। तो एक कुत्ता है 20 किलो का, घोड़ा है 100 किलो का। हमने दोनों की आँख पे पट्टी बांध दी। कुत्ता दौड़ सकता है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर। तो 100 मीटर पर सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम बोलते हैं 100 किलोमीटर पर आवर। कुत्ता दौड़ सकता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, घोड़ा दौड़ सकता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। दोनों की आंख पे हमने पट्टी बांधी, दोनों को हमने दौड़ा दिया एक दीवार की तरफ, दोनों जाके उस दीवार से टकराते हैं। नाउ टेल मी, आप ये बताएं कि दोनों में से किसको टकरा जाते हैं, चोट लगती है, दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि किसको हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी मिलेगी, कुत्ते को या घोड़े को? कौन जल्दी छूट जाएगा हॉस्पिटल से? तो इसका जवाब मोमेंटम पर डिपेंड करता है ना। वीडियो पॉज कर लीजिए, सोचना है आपको। तो सही जवाब है बच्चों, दोनों को एक साथ छुट्टी मिलेगी, बिकॉज दोनों का मोमेंटम सेम है। जब वो टकराए, मास इनटू वेलोसिटी। 20 किलो का कुत्ता 100 मीटर पर सेकंड स्पीड, मोमेंटम वो 20 इंटू 100। 100 किलो का घोड़ा 20 मीटर पर सेकंड स्पीड। तो मोमेंटम डिसाइड करेगा कि किसी भी एक्सीडेंट में कितना नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ मोमेंटम की फिज़िकल इमेज
आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो आगे पढ़ते हैं। इसकी यूनिट क्या बनेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम इज क्लियरली ए वेक्टर क्वांटिटी। द following common experiences indicate the importance of this quantity for considering the effect of force on motion. फोर्स का क्या असर होने वाला है मोशन पे? Suppose a lightweight vehicle, say a small car, and a heavyweight vehicle, say a loaded truck, are parked on a horizontal road. We all know that a much greater force is needed to push the truck than the car to bring them to the same speed in same time. मान लीजिए 10 लोग मिलकर कार को धक्का लगाते हैं, 10 लोग मिलकर ट्रक को धक्का लगाते हैं, तो सेम टाइम में सेम स्पीड तक लाने के लिए ज़्यादा एफर्ट कहाँ करना होगा? तो ट्रक के लिए 10 लोग से काम नहीं बनेगा, अगर उतनी स्पीड लानी है तो ज़्यादा एफर्ट ट्रक में करना होगा। सिमिलरली ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप ए हैवी बॉडी देन ए लाइट बॉडी। इसका रिवर्स भी ट्रू है। इन द सेम टाइम इफ़ दे आर मूविंग विद सेम स्पीड से चल रहे हैं तो ज़्यादा एफर्ट हमें हैवी बॉडी के लिए करना होगा, नहीं ट्रक के लिए। दूसरा एग्जांपल, इफ़ टू स्टोन्स, वन लाइट एंड अदर हैवी, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ए पर्सन ऑन द ग्राउंड विल फाइंड इट ईजियर टू कैच द लाइट स्टोन देन द हैवी स्टोन। ट्रू है। जब आप कॉर्क की बॉल से खेलते हैं क्रिकेट, लेदर की बॉल से खेलते हैं, लेदर की बॉल से जो लगती है चोट वो कॉर्क की बॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा लगती है। और जब आप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, आजकल यही ट्रेंड है, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं जिससे कि चोट लगने का कोई खतरा नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे। द मास ऑफ ए बॉडी इज दस एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन। Speed is another important parameter to consider. A bullet fired by a gun can easily pierce human tissues before it stops. क्यों? बुलेट का मास ज़्यादा नहीं है बच्चों, बुलेट में स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड ज़्यादा होने से मोमेंटम ज़्यादा हुआ उसमें। The same bullet fired with moderate speed will not cause much damage. Thus, for a given mass, the greater the speed, the greater is the opposing force needed to stop the body in a certain time. तो मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें समझ में आ रहा है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। टेकन टुगेदर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम इज एविडेंटली ए रिलेवेंट वेरिएबल ऑफ मोशन। तो किसी भी मोशन को डिफाइन करना है तो मोमेंटम एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, ये हमने यहाँ से समझा। द ग्रेटर द चेंज इन द मोमेंटम इन ए गिवन टाइम, द ग्रेटर इज द फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड। जितना ज़्यादा मोमेंटम चाहिए होगा उतना ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा बॉडी में उसको रोकने के लिए भी उतना ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा। ए सीजन्ड क्रिकेटर कैचेस ए क्रिकेट बॉल coming in with great speed far more easily than a novice who can hurt his hands in the act. ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारा। बॉल को कैच करते वक्त जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो हाथों को ऐसे पीछे ले जाएगा कैच करने के दौरान, और जो नौसिखिया है वो क्या करेगा? नया शब्द सीख सकते हैं आप अंग्रेजी का, नोवाइस, नौसिखिया। कैच करते वक्त हाथ को अगर यहीं रखिएगा तो बॉल जो है ना तो कैच कर पाएगा, टकरा कर गिर जाएगी और हाथ में चोट भी लगेगी। Because one reason is that the cricketer allows a longer time for his hands to stop the ball, और ऐसा करके वो इम्पैक्ट कम कर लेता है। तो मोमेंटम से जुड़ी हुई एक और क्वांटिटी इम्पल्स, उसके बेसिस पे हम इसको समझेंगे। As you may have noticed, he draws in the hands backwards in the act of catching the ball. ये वैसे ही बच्चों जैसे हम जब ऊंचाई से कूदते हैं तो पैर जब ज़मीन पे टकराते हैं हमारे, तो साथ साथ ही हम नीचे भी बैठ जाते हैं धीरे धीरे और हाथ भी टेक देते हैं, पसर ही जाते हैं। यानी एक्शन जो है उसका जो टाइम पीरियड है हम उसको इंक्रीज कर देते हैं।
फिगर में एक्सप्लेन किया है ये. द novice on the other hand keeps his hands fixed and tries to catch the ball almost instantly. He needs to provide a much greater of force to stop the ball instantly. And और उसका impact क्या होगा? This hurts. चोट लगेगी. The conclusion is clear. Force not only depends on the change in momentum but also on how fast the change is brought about. The same change in momentum brought about in a shorter time needs a greater applied force. अगर short में हम बोलें, in short, the greater the rate of change of momentum, greater is the force. तो ये feel आपको यहाँ से लेना है, जितना तेजी से momentum में change होगा, force भी उतना ही ज़्यादा लगेगा. Force not only depends on the change in momentum but also on how fast the change is brought about. A seasoned cricketer draws in his hands during a catch, allowing greater time for the ball to stop and hence requires a smaller force. अब इसको अगर हम जीवन में लगाएं अपने, तो ऐसे समझिए, कोई भी घटना हो आपके जीवन में, अगर आप उस घटना का इम्पैक्ट कम करना चाहते हैं, बोलते हैं समय हर घाव को भर देता है, घटना का इम्पैक्ट कम करना चाहते हैं तो पेशेंस रखिए, तुरंत से जवाब मत दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए. टाइम फैक्टर अगर यहाँ पर आपने बढ़ा लिया तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा. ऑब्जर्वेशंस कंफर्म दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम, इज बेसिक टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन. सपोज ए फिक्स फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस. कांस्टेंट फोर्स हमने लगाया, अलग अलग मास की दो बॉडीज़ हैं, एक का कम है मास, एक का ज़्यादा है. इमेजिन कीजिए एक कार है, एक ट्रक है. इनिशियली एट रेस्ट, जो शुरू में रेस्ट पर थे, द लाइटर बॉडी पिक्स अप ग्रेटर स्पीड, कार तेज भागेगी, देन द हैवियर बॉडी. हाउएवर एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल, ऑब्जर्वेशन शोज दैट ईच बॉडी एक्वायर्स द सेम मोमेंटम. मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम होगा, सेम फोर्स अगर लगाया तो इस पे बच्चों कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं. कंसेप्ट हो गया. दस द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम causes the same change in momentum for different bodies. This is an important concept. This is a crucial clue to the second law of motion. इसी पर based है. In the preceding observations, the vector character of momentum has not been evident in the examples so far. Momentum and change in momentum both have the same direction. तो force और rate of change of momentum दोनों की direction same है, but this is not always the case. Suppose a stone is rotated with uniform speed in a horizontal plane by means of a string. रस्सी से पत्थर को बांधे से घुमा रहे हैं. The magnitude of momentum is fixed, but its direction changes. मोमेंटम की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, बट इट्स डायरेक्शन चेंज. ए फोर्स इज नीडेड टू कॉज दिस चेंज इन मोमेंटम वेक्टर. और जब भी मोमेंटम में चेंज होगा, चाहे वो मैग्नीट्यूड की वजह से हो, चाहे वो डायरेक्शन की वजह से हो, फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा. दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय आवर हैंड थ्रू द स्ट्रिंग. Experience suggests that our hand needs to exert a greater force if the stone is rotated at greater speed. ये आप घुमा के देख सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट, मैं तो कहता हूँ सभी बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. बस ध्यान इतना रखें कि जब आप घुमा रहे हों, अगर आपको उस रस्सी पर भरोसा नहीं है, टूट सकती है, तो ऐसी जगह घुमाएं जहाँ आसपास नुकसान ना हो. तो किसी सेल को बांध लें, पुराने सेल, पेंसिल सेल जो कंज्यूम हो चुका है उसको रस्सी से बांधें, धागे से बांधें और घुमाएं. बहुत अच्छा गेम है. आसपास कोई नहीं होना चाहिए, चोट लग सकती. और ये भी कर सकते हैं कि वो जो सुई धागे वाला धागा होता है, मशीन वाला, डोराई वाले, पतला वाला, हल्का वाला, उस धागे से आप हल्की किसी चीज़ को बांधकर घुमाएं तो चोट लगने का खतरा भी नहीं रहेगा. स्माइली बॉल को भी उसमें आप बांध सकते हैं, सीना पड़ेगा. तो यहाँ पर भी हमने देखा मोमेंटम हायर
तो फोर्स हायर. This corresponds to greater acceleration or equivalently a greater rate of change of momentum vector. This suggests that the greater the rate of change in momentum vector, the greater is the force applied. तो अब ये चेंज क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की वजह से भी आ सकता है और मास की वजह से भी आ सकता है, स्पीड की वजह से भी आ सकता है. 3 फैक्टर हो गए, मास, स्पीड एंड डायरेक्शन. तो मास और वेलोसिटी. Force is necessary for changing the direction of momentum even if its magnitude is constant. We can feel this while rotating a stone in a horizontal circle with uniform speed by means of a string. ये अभी हमने समझा इस फैक्ट को. These qualitative observations led to the second law of motion, expressed by Newton as follows. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें 2 एस्पेक्ट हैं. गौर कीजिए, 2 एस्पेक्ट हैं. ज़्यादातर हम पहला एस्पेक्ट बोल के ख़त्म कर देते हैं इसको. हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. पर दूसरा एस्पेक्ट है इसमें and takes place in the direction in which the force acts. ये भूल जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखिए कि ये जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी में होगा. यानी ये वेक्टर में रिलेशन बन गया. thus if under the action of force F vector for time interval delta t, the velocity of a body of mass m changes from v to v plus delta v, that is its initial momentum p equal to mv changes by delta p equal to m times delta v, then according to second law हम लिख सकते हैं f proportional delta p by delta t और f equal to constant k times delta p by delta t. तो k जो constant है, proportionality constant, अगर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 रखें यहाँ पर हम, तो टर्म जो डेल्टा p by डेल्टा t है वो becomes a derivative or differential coefficient of p बन जाएगी with respect to t denoted by dp by dt. और ऐसा यूनिट अगर यूज़ करते हैं हम तो k की वैल्यू 1 हो जाती है बच्चों. तो f अभी हमें मिला k टाइम्स dp by dt फॉर ए बॉडी ऑफ फिक्स मास m. हमने p की वैल्यू यहाँ पे रखी, dp by dt d by dt ऑफ mv, m टाइम्स dv by dt, और dv by dt को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो अनदर फॉर्मेट हमें मिलता है न्यूटन सेकेंड लॉ का. That is, the second law can also be written as F equal to K times ma, which shows that force is proportional to the product of mass and acceleration. The unit of force has not been defined so far. In fact, तब तक नहीं डिफाइन की गई थी. We use equation 5.4 to define the unit of force. We therefore have the liberty to choose any constant value for K. For simplicity, we choose K equal to 1 और उससे क्या हो जाता है, सेकेंड लॉ इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है. ये बन गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड लॉ. पर जो फर्स्ट लॉ का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, पर सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी इक्वल टू एम. इन ऐसा यूनिट फोर्स इज 1 दैट कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू ए मास ऑफ 1 kg. दिस यूनिट इज नोन एज न्यूटन. न्यूटन को सम्मान देने के लिए फोर्स की यूनिट का नाम न्यूटन के नाम पर रखा गया. पर जब भी आप लिखेंगे इसको तो छोटे एन से स्टार्ट करके अगर पूरा लिखना है तो, अदरवाइज कैपिटल सिंगल लेटर कैपिटल एन से. 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेट्स नोट एट दिस स्टेज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट ये है, इन द सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए इक्वल टू 0. यानी फर्स्ट लॉ मिल गया हमको सेकेंड लॉ से. The second law is obviously consistent with the first law. The second law of motion, एक्चुअल में सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ भी कंटेंट है और थर्ड लॉ भी कंटेंट है, ऐसा हम प्रूव करके दिखा सकते हैं. जहाँ पर फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है तो सेकेंड लॉ जो है फोर्स को डिफाइन कर रहा है. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए वेक्टर लॉ. इट इज इक्विवेलेंट टू 3 इक्वेशंस, 1 फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स. तो एक्स डायरेक्शन में बात करें तो एफ एक्स डी पी एक्स बाई डी टी, एम ए एक्स एफ वाई डी पी वाई बाई डी टी, एम ए वाई एंड एफ जेड डी पी जेड बाई डी टी, जो कि एम ए जेड के बराबर हुआ.
This means that if a force is not parallel to the velocity of the body but makes some angle, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैकेनिक्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस कंसेप्ट की, बट मेक सम एंगल विद इट, इट चेंजेस ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. द कंपोनेंट वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स रिमेन्स अनचेंज, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इन द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अंडर द वर्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज. ये हमने पढ़ा मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है v cos थीटा वो सेम रहता है थ्रू आउट द मोशन. तीसरा पॉइंट है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय इक्वेशन 5.5 इज एप्लीकेबल टू ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल. सिंगल पॉइंट पार्टिकल पर एप्लीकेबल है. उसका क्या मतलब है समझते हैं. द फोर्स F in the law stands for the net external force on the particle and A stands for acceleration of the particle. बच्चों ये कंसेप्ट रिजिड बॉडी डायनामिक्स में काम आएगा हमें. It turns out, however, that the law in the same form applies to a rigid body, or even more generally to a system of particles. In that case, F refers to the total external force on the system and A refers to the acceleration of the system as a whole, पूरे के पूरे का. More precisely, A is the acceleration of the center of mass of the system. सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हम लगा देते हैं. तो यहाँ पर ओरिजिनेट हो गया चैप्टर नंबर 5 में, जो हम आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर के बाद. तो उसका बीज यहाँ बो दिया गया है. सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहाँ पे बॉडी का पूरा मास हम सेंटर्ड मान सकते हैं. रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच की रिलेटिव पोजीशन फोर्स लगाने पर चेंज नहीं होती है. More precisely, A is the acceleration of the center of mass. Any internal forces in the system are not to be included in F. What does it mean? ये जो F है इसमें सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं बच्चों. इंटरनल फोर्स के लिए इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है. सिस्टम में कोई इंटरनल फोर्सेस काम कर रहे हैं अगर, तो वो F में इंक्लूड नहीं होंगे. यानी जैसे ये आप देख रहे हैं बोगी है, अंदर से धक्का मार के इसको नहीं खिसकाया जा सकता है. इसको हम थर्ड लॉ में समझेंगे कैसे. एक्सेलेरेशन एट एन इंस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स एट दैट इंस्टेंट. द मोमेंट आफ्टर ए स्टोन इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ एन एक्सेलरेटेड ट्रेन, खिड़की से पत्थर को गिराया गया, इट हैज़ नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन और फोर्स. If air resistance is neglected, the stone carries no memory of its acceleration with the train a moment ago. मतलब उसमें रहेगा सिर्फ G, ट्रेन की वजह से जो था वो एक्सेलेरेशन उसका उससे रिश्ता टूट जाएगा. No memory of its acceleration with the train a moment ago. The second law of motion, चौथा पॉइंट है, is a local relation which means that F, force F at a point in space, location of the particle जहाँ पर है, at a certain instant of time is related to A at that point at that instant. Time frame में बात कर रहे हैं. Acceleration here and now is determined by the force here and now. अभी जो लग रहा है. तो पीछे इसी चैप्टर में पीछे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक में या ट्रू फॉल्स में पार्ट्स बनाकर क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे आपको अलग अलग सिचुएशन में एक्सेलरेशन निकालना है. जैसे ही पत्थर गिर गया, छूट गया, अब भले आपने उसको फेंका था, पर एट दैट इंस्टेंट जब फेंका था तब उसका एक्सेलरेशन जी भी लग रहा था उस पर, और जिधर आप फेंक रहे थे वो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी लग रहा था. पर छोड़ने के बाद जब आपके हाथ से छूट गया है वो, अब उसका एक्सेलरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जी है. So acceleration here and now is determined by the force here and now, not by any history of the motion of the particle. So this is an important factor to be understood. Example 5.2 देखते हैं. बुलेट है जिसका मास 0.04 kg. बच्चों एक मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, ये जो न्यूमेरिकल्स जितने भी होते हैं जैसे NCERT में, तो इसमें जो एक डेटा है, जैसे यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, बुलेट ऑफ मास 0.04 kg.
ये एक्चुअल डेटा है, वास्तव में बुलेट का मास इतना ही होता है, 400 ग्राम, 0.04 kg मतलब 400 ग्राम। कितना होता है 400 ग्राम? अभी आम का सीज़न है, 400 ग्राम आम लेने आपको कितने आम चढ़ेंगे? दशहरी आम की बात करें, दशहरी आम का सीज़न, अभी दशहरी आम सब जगह मिल रहा है, तो 2 से 3 आम चढ़ेंगे 400 ग्राम में। ओके, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड। 90 मीटर पर सेकेंड को अगर आपको महसूस करना है तो किलोमीटर पर आवर में बदल के देखो, आता है किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं? ये एक्सरसाइज हमने की थी चैप्टर 1 में। 90 मीटर पर सेकेंड यूनिट इन डायमेंशन का, या तो आपको डायरेक्ट याद हो 18/5 फैक्टर, तो इसको हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया 18/5 से मल्टीप्लाई? मैंने मीटर को बदला किलोमीटर में, किलोमीटर में बदला तो 10 की पावर -3। मैंने सेकंड को बदला आर में बदला तो इंटू 60 इंटू 60, सही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना सेकंड, तो डिवाइड करूँगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/60 1/60 है ना। तो अब ये कितना दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है 90 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 1000। अब 60 इंटू 60 अपॉन 1000 कितना होता है? 60 इंटू 60 अपॉन 1000, तो बच्चों ये 2 जीरो तो कट गए, 6 6 जा 36 अपॉन 10, 36 का आधा किया आपने 18, 10 का आधा किया 5, तो यहाँ से आया ये फैक्टर 18/5। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 18 का स्क्वायर आ गया। 18 का स्क्वायर आपको याद हो, नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 64 4 324। समझ में आई होगी आपको स्पीड कितनी है, महसूस करके देखो। 324 किलोमीटर पर आवर, इट इज़ यूनिट इज़ किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया? किलोमीटर पर आवर। जो कार होती है उसका माइलोमीटर, स्पीडोमीटर अगर आपने देखा है तो मैक्सिमम 200-220 किलोमीटर पर आवर, तो अंदाज़ा लगाओ गोली कितनी तेज़ चल रही है, वेरी फास्ट, वेरी लार्ज वेलोसिटी और स्पीड। एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर उसमें जाकर धंसती है, फिर रुक जाती है। व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट? तो गोली को रोकने के लिए उस ब्लॉक ने कितना रेजिस्टिव फोर्स लगाया, वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास मोमेंटम का डेटा है, गोली पहले मूव कर रही थी, वेलोसिटी थी, उसमें एनर्जी थी, फिर वो रेस्ट पर आ गई, तो रिटार्डिंग फोर्स हमें निकालना। द रिटार्डेशन ए ऑफ द बुलेट अज्यूम्ड कांस्टेंट इज गिवन बाय, हम इसको काइनेमैटिक्स से भी कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, F = ma लास्ट में लगाकर, और इसको हम वर्क एनर्जी के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो मेथड यूज़ किया गया वो देखिए, माना कि कांस्टेंट रिटार्डेशन उसको मिल रहा है, ब्लॉक का जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ से A = -u²/2s, ये कहाँ से आया बच्चों? इस इक्वेशन से आया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या होती है? v² = u² + 2as, और रिटार्डेशन है तो -2as, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया माइनस, और v जो है 0 है, फाइनल वेलोसिटी रोकना है, तो u² -2as ही आ गया। अब यहाँ से अगर मैं s निकालता हूँ, यहाँ हमने क्या कैलकुलेट किया? a कैलकुलेट किया, तो a निकालता हूँ तो u² / 2s, ये आ जाता है।
माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है रिटार्डेशन, या तो हम माइनस ना लगाएं प्लस से करें तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा मैथमेटिकली। तो साइन जब भी आपको डिटरमाइन करना है फिजिक्स में आपके पास दो ऑप्शन है, फिजिकली साइन डिटरमाइन कीजिए या मैथमेटिकली कीजिए। वैल्यू पुट की हमने यू स्क्वायर 90 इंटू 90 2s 2 इंटू 0.6 कहाँ से आया 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदला हमने डिवाइड बाय 100। सो व्हाट वी गेट -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो है रिटार्डेशन 6750। अब फोर्स निकालना है तो उसको मास से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो हम इसको मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर्स निकालने के लिए। द रिटार्डिंग फोर्स बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज 0.04 इंटू 6750 270 न्यूटन। ये रिटार्डिंग फोर्स हो गया। द एक्चुअल रेजिस्टिव फोर्स एंड देयरफॉर रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट में नॉट बी यूनिफॉर्म। प्रैक्टिकल सिचुएशन में बात करें तो वो जो वुडन प्लांक या जो लकड़ी का लट्ठा है वो एक जैसा रेजिस्टिंग फोर्स नहीं देगा। द आंसर देयरफॉर ओनली इंडिकेट्स द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, इसलिए हम इसको बोलेंगे एवरेज रेजिस्टिव फोर्स इतना मिलेगा। एग्जाम्पल 5.3 द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब बाय y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। बच्चों हम फैमिलियर हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। हमें पता है y इतना है तो v जो है dy बाई dt होता है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला v इक्वल टू u प्लस जी टी। एक्सेलेशन dv बाई dt होता है तो हमने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, इसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो u जो कि कांस्टेंट है वो 0 हो गया उसका डिफरेंशिएशन और gt की जगह आ गया g। देन द फोर्स इज गिवन बाय, जब एक्सेलेशन g है तो फोर्स कितना हुआ F इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम जी। तो यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के एक्सेलेशन a को रिलेट कर दिया वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब भी मोशन होगा ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन F इक्वल टू एम ए थी वो बन जाएगी F इक्वल टू एम जी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। दस द गिवन इक्वेशन डिस्क्राइब्स द मोशन of a particle under acceleration due to gravity and y is the position coordinate in the direction of g। तो हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ को पढ़ा, इसको अब इम्पल्स से रिलेट करके एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हम पढ़ेंगे जो हमारे आगे भी काम आएगी। फिलहाल इस लेक्चर में इतना है।